नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। आज हम पढ़ेंगे आईपी के बारे में। आईपी क्या होती है, किन बच्चों पर आईपी की जाती है और आईपी किस प्रकार से बच्चों पर की जाती है, इन सब के बारे में हम विस्तार से आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्पेशल एजुकेशन से संबंधित सारी सूचनाएं अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आईपी के बारे में। आईपी क्या होती है? आईपी की जो फुल फॉर्म होती है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम, मतलब व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम। ठीक है, अब व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम का अर्थ क्या होता है हम ये जान लेते हैं। व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम का अर्थ क्या होता है हम ये जान लेते हैं। देखो, किसी भी प्रकार के विकलांग बच्चों को शिक्षा देने के लिए आईपी का निर्माण किया जाता है। जो विकलांग बच्चे होते हैं किसी भी प्रकार के, उनको जो शिक्षा देने के लिए किसका निर्माण किया जाता है? आईपी का निर्माण किया जाता है। इसका उद्देश्य बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है। इसका जो उद्देश्य है बच्चों को क्या बनाना? आत्मनिर्भर बनाना, ताकि बच्चा खुद सेल्फ अपनी कार्य जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं, अपने जो कार्य हैं दैनिक गतिविधि के, वो स्वयं कर सके। हर मानसिक मंद बच्चे की आवश्यकता और क्षमता भी अलग अलग होती है। हर मानसिक मंद बच्चा अलग होता है, उसकी आवश्यकताएं अलग होती है, उसकी क्षमताएं अलग होती है कार्य करने की, जिस कारण से इनके लिए अलग से कार्यक्रम बनाया जाता है। हर बच्चे के लिए अलग से कार्यक्रम बनाया जाता है, क्योंकि हर बच्चे की जो आवश्यकताएं होती हैं और जो उसकी क्षमताएं हैं वो अलग अलग होती हैं। तो क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। अब बढ़ते हैं परिभाषा कि आईपी की परिभाषा क्या होती है। व्यक्तिगत शैक्षणिक एक ऐसा प्रलेख है जो विभिन्न विशेषज्ञ के समूह के उचित हस्तक्षेप के लिए किया जाता है। व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम एक ऐसा प्रलेख है जो विभिन्न विशेषज्ञ के, मतलब जो विभिन्न विशेषज्ञ हैं के समूह के उचित हस्तक्षेप के लिए तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं आईपी के चरण। आईपी के चरण कौन कौन से हैं, इन चरणों के बारे में बात करते हैं। देखो, पहला चरण है सामान्य पृष्ठभूमि की जानकारी एकत्र करना। जो बच्चे के बारे में सामान्य जानकारी क्या करना? एकत्र करना। दूसरा है विभिन्न कौशलों का आकलन। दूसरा क्या है? विभिन्न कौशलों का आकलन है। तीसरा है लक्ष्य निर्धारण करना। तीसरा क्या है? लक्ष्य निर्धारण करना। तीसरा क्या है? लक्ष्य निर्धारण करना। और लक्ष्य निर्धारण में भी दो तरीके से लक्ष्य निर्धारण करते हैं, एक तो वार्षिक लक्ष्य और एक होता है लघुकालीन लक्ष्य। चौथा है प्रशिक्षण विधियाँ। चौथा क्या है? प्रशिक्षण विधियाँ। पांचवा है मूल्यांकन। छठा है अभिभावकों की सहभागिता। तो कितने चरण हो गए? 6 चरण है। पहला है सामान्य पृष्ठभूमि की जानकारी एकत्र करना। दूसरा है विभिन्न कौशलों का आकलन करना। तीसरा है लक्ष्य निर्धारण करना। लक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें वार्षिक लक्ष्य आता है और लघुकालीन लक्ष्य आता है। चौथा है प्रशिक्षण विधियाँ। पाँचवा है मूल्यांकन। छठा है अभिभावकों की सहभागिता। अब इन सब के बारे में एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब पहला है सामान्य पृष्ठभूमि की जानकारी एकत्र करना। सामान्य पृष्ठभूमि की जानकारी एकत्र करना। पहला, बच्चे से संबंधित सारी जानकारी एकत्र की जाती है। इसके अंदर बच्चे से जो भी संबंधित सारी जानकारी क्या की जाती है? एकत्र की जाती है। बच्चा किस प्रकार के पारिवारिक पृष्ठभूमि से संबंध रखता है? बच्चा किस प्रकार की पारिवारिक पृष्ठभूमि से संबंध रखता है, यानी बच्चे का परिवार कैसा है, किस प्रकार का परिवार है, बच्चे के परिवार सदस्यों की स्थिति कैसी है, आर्थिक स्तर कहता है। बच्चे के जो परिवार हैं, ठीक है, उसके सदस्यों की आर्थिक स्थिति कैसी है, किस प्रकार का परिवार है, सदस्य कितने हैं, कौन कौन सदस्य क्या कार्य करते हैं, इन सब के बारे में इसमें जानकारी एकत्र की जाती है। अगला जो है इसमें यह है कि बच्चे को विकलांगता, इसमें बच्चे को विकलांगता कब हुई है, किन कारणों से हुई है, इससे पहले हुई कोई इलाज हुआ या नहीं हुआ है तो कहाँ हुआ है। इन बच्चे को जो विकलांगता होने का प्रमुख कारण क्या है, उसको विकलांगता कब से हुई है, अगर विकलांगता कोई इलाज कराया है या नहीं, अगर इलाज कराया है तो कहाँ कराया है, या सब इसमें जानकारी एकत्र की जाती है। अब दूसरा है विभिन्न कौशलों का आकलन। दूसरा क्या है? विभिन्न कौशलों का आकलन। इस चरण के द्वारा हम बच्चे के स्तर का पता लगाते हैं। इस चरण के दौरान बच्चे के बच्चे का स्तर क्या है उसका हम पता लगाते हैं। दूसरा, बच्चे की रुचि का पता लगाते हैं। बच्चे की रुचि किस चीज़ में बच्चे की रुचि उसका पता लगाते हैं। बच्चे की क्षमता क्या है उसका
पता लगाते हैं विभिन्न कौशल आकलन के द्वारा। बच्चे की आवश्यकता का पता लगाते हैं, बच्चे को किन चीज़ों की आवश्यकता है, बच्चे की जो आवश्यकता है उनका पता लगाते हैं, बच्चे को किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। बच्चे का आकलन हम विभिन्न उपकरणों या चेकलिस्ट के माध्यम से करते हैं। बच्चे का आकलन जो विभिन्न उपकरण हैं या जो चेकलिस्ट है उनके माध्यम से हम आकलन करते हैं। ठीक है। अगला लक्ष्य निर्धारण करना। बच्चे को संपूर्ण वर्ष में क्या पढ़ाना है यह पहले निर्धारित कर लेते हैं कि जो एक बच्चे को एक साल में क्या पढ़ाना है उसका हम पहले निर्धारित कर लेते हैं। अब इसमें देखते हैं कि बच्चे ने पहले क्या सीखा हुआ है। ठीक है। और बच्चे का वर्तमान में कार्यात्मक स्तर क्या है, बच्चे वर्तमान में कौन कौन से कार्य कर लेता है या उसने पहले कौन कौन सी चीज़ें सीखी हुई हैं, ये चीज़ें इसमें देखा जाता है। अब आगे है कि बच्चे के लिए जो लक्ष्य चुने गए हैं, बच्चे के लिए जो लक्ष्य चुने गए हैं वह उसके जीवन में कितना उपयोगी हैं। बच्चे के लिए जो भी कोई लक्ष्य चुने जाते हैं वो लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो बच्चे के जीवन में उपयोगी हों। ऐसे लक्ष्य नहीं होने चाहिए जिनका उनके जीवन में कोई उपयोग नहीं होता है। इसलिए बच्चों के लिए ऐसे लक्ष्यों का चुनाव करना चाहिए जो लक्ष्य बच्चे के लिए उपयोगी होने चाहिए। लक्ष्य के प्रशिक्षण में बच्चों को कितना समय दिया जा रहा है, जो लक्ष्य हैं उनके प्रशिक्षण में बच्चों को एक निश्चित समय और एक पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। और शिक्षकों की योग्यता भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि शिक्षक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक जो उनकी योग्यता होनी चाहिए, तभी शिक्षक बच्चों को पढ़ा पाएंगे। अगला है इसमें वार्षिक लक्ष्य निर्धारण। इसमें क्या है, वार्षिक लक्ष्य निर्धारण। देखो वार्षिक लक्ष्य में होता है बच्चा आईपी के दौरान कितनी प्रगति कर रहा है तथा प्रगति की दर क्या है, इसको ध्यान में रखकर भी लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। बच्चा आईपी के दौरान कितनी प्रगति कर रहा है कि बच्चा आईपी के दौरान कितना चीज़ों को सीख रहा है, कितना कार्य कर रहा है और उसकी प्रगति की दर क्या है, इसको ध्यान में भी रखकर क्या किया जाता है, लक्ष्य का निर्धारण भी किया जाता है। अगला है लघुकालीन लक्ष्य। ये लक्ष्य वार्षिक लक्ष्य ही चुने जाते हैं। जब जैसे बच्चे को कोई कि बच्चा आईपी में कोई प्रगति कर रहा है या कम प्रगति कर रहा है, किसी कम सीख रहा है, तो उसी में से क्या करते हैं लक्ष्य, वार्षिक लक्ष्य में से लघुकालीन लक्ष्य चुने जाते हैं। इसके अंतर्गत 4 बातों का होना ज़रूरी है। किसके अंदर, लघुकालीन लक्ष्य के अंतर्गत। पहला है शुद्धता, दूसरा है व्यवहार। पहला क्या है, शुद्धता, दूसरा है व्यवहार, तीसरा है परिस्थिति, चौथी है अवधि। मतलब शुद्धता, जो लघुकालीन लक्ष्य है उनमें जो भी लक्ष्य शुद्धता होनी चाहिए। दूसरा है व्यवहार, बच्चों के व्यवहार कैसा होना, ये भी चीज़ है, परिस्थिति भी निर्भर करती है और एक अवधि होती है, वो भी महत्वपूर्ण है। अगला है प्रशिक्षण विधियाँ। बच्चे को जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं वो प्रशिक्षण विधियाँ। इसमें पहली विधि है शैक्षिक परिवेश। पहली कौन सी विधि है, शैक्षिक परिवेश में बच्चे को जो प्रशिक्षण सिखाया जा रहा है उसके लिए वातावरण बिल्कुल सामान्य होना चाहिए। बच्चे को जो भी प्रशिक्षण सिखाया जाए उसके लिए जो वातावरण है वह बिल्कुल सामान्य होना चाहिए। कक्षा का वातावरण तथा विद्यालय का वातावरण क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। बच्चे को जिस भी कक्षा में प्रशिक्षण दिया जा रहा है वहाँ का वातावरण तथा विद्यालय का वातावरण क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। छात्रों के लिए जो है कक्षा में मेज़, कुर्सी आदि होनी चाहिए। छात्रों के लिए कक्षा में क्या होनी चाहिए, मेज़ होनी चाहिए, कुर्सी होनी चाहिए, और जो जहाँ पर बच्चे प्रशिक्षण अच्छी तरीके से ले सके। अगला है अधिगम सामग्री कैसी होनी चाहिए। जो अब देखो इसमें मानसिक मंद बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। जो मानसिक मंद बच्चे हैं उनको सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कोई भी आप टॉपिक सिखा रहे हो मानसिक मंद बच्चों को किसी भी चीज़ का, जैसे फलों के बारे में सिखा रहे हो या किसी और चीज़ के बारे में सिखा रहे हो या फलों के बारे में सिखा रहे हो, तो आपको बच्चों को फल लाकर दिखानी चाहिए, जिससे क्या है बच्चे आसानी से उन चीज़ों को सीख सके। क्योंकि मानसिक मंद बच्चे होते हैं, जो एमआर बच्चे होते हैं, वो चीज़ों को देखकर जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं, सीख पाते हैं। और वस्तुएं कैसी होनी चाहिए, आकर्षित होनी चाहिए। जो भी आप मानसिक मंद बच्चों के लिए जो भी चीज़ें उनको सिखा रहे हो वो वस्तुएं क्या होनी चाहिए, आकर्षित होनी चाहिए, ताकि बच्चे जल्दी से सीखने की कोशिश करें और सीख पाएँ। अगला है शिक्षण। तीसरा क्या है, शिक्षण तकनीक। कि बच्चों को सिखाने की शिक्षण तकनीक कौन सी होनी चाहिए। तो मानसिक मंद बच्चों को
कोई भी कार्य सिखाने से पहले शिक्षक तकनीक का चुनाव कर लेना चाहिए। मानसिक जो मंद बच्चे हैं उनको कोई भी कार्य सिखाने से पहले क्या करना चाहिए, वो शिक्षक तकनीक है अपनी उसका चुनाव कर लेना चाहिए कि हम मानसिक मंद बच्चे को इस तकनीक के द्वारा सिखाएंगे चीज़ें, इस तकनीक से बच्चे जल्दी सीख पाएंगे। दूसरा है कार्यक्रम को सिखाते हैं पुनर्बलन का प्रयोग करना चाहिए। अब बच्चे को कोई भी कार्य आपने करवा रहे हो बच्चे से, जैसे पेंसिल पकड़ना सिखाना या पेन पकड़ना सिखाना, कुछ आप सिखा रहे हो, अगर बच्चा उस कार्य को कोशिश कर रहा है, अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रहा है, तो बच्चे को उसके कार्य के लिए पुनर्बलन देना चाहिए ताकि बच्चे का हौसला बढ़े। बीच बीच में पुनर्बलन देना चाहिए। कार्य में बच्चे को सहायता भी दी जानी चाहिए। बच्चे को कोई भी कार्य आप सिखा रहे हो उसमें बच्चे को सहायता देनी चाहिए, शारीरिक सहायता, ठीक है, देनी चाहिए आपको। उससे क्या है, बच्चा अगर सहायता देनी चाहिए, फिर बाद में सहायता को आप धीरे धीरे कम कर दो ताकि बच्चे उस कार्य को करने की कोशिश करेगा। इसलिए जो सहायता है उसको धीरे धीरे कम करते रहना चाहिए। अगला है मूल्यांकन। अगला क्या है, मूल्यांकन। शिक्षण तकनीक। अगला क्या है, मूल्यांकन। पांचवा जो अपने चार तो पढ़ लिए, प्रशिक्षण विधि। अगला है मूल्यांकन, पांचवा है मूल्यांकन। मूल्यांकन का उद्देश्य ये होता है कि इसमें हम यह जान लेते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा। मूल्यांकन का उद्देश्य ये होता है कि इसमें हम यह जान लेते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा। दूसरा, यदि बच्चे ने हमारी आशा से कम सीखा है तो वे कौन से कारण हो सकते हैं। यदि बच्चे ने हमारी आशा से कम सीखा है तो कौन से कारण हो सकते हैं। मूल्यांकन जब मेन उद्देश्य होता है कि हमने जो बच्चे को सिखाया है उसमें से बच्चे ने कितना सीखा है, तथा बच्चे ने हमारी आशा से कम सीखा है तो कौन से कारण हो सकते हैं। जितना हमने सीखा है उससे कम बच्चे ने सीखा है तो उसके जो मेन कारण हैं वो क्या हो सकते हैं, उनको जानना चाहिए। मूल्यांकन निरंतर करना चाहिए ताकि उससे पता चलता है कि बच्चे को जो हम सिखा रहे हैं बच्चा उससे सीख पा रहा है या नहीं। मूल्यांकन करते समय शिक्षक को पक्षपातपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए। मूल्यांकन करते समय शिक्षक को भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी भी छात्र का पक्ष नहीं लेना चाहिए, सभी छात्रों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। अगला है कि मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन गुणात्मक मात्रात्मक दोनों होना चाहिए। मूल्यांकन क्या होना चाहिए, गुणात्मक भी होना चाहिए और मात्रात्मक दोनों भी होना चाहिए। अगला है इसमें व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम का विकास किस तरह से विकास किया जाता है। यह विद्यार्थियों की विशेष योजना की संक्षिप्त रूपरेखा है जिसका उद्देश्य निर्धारित होता है। यह विद्यार्थियों की विशिष्ट योजना की संक्षिप्त रूपरेखा जिसका उद्देश्य निर्धारित होता है। इसका विकास कैसे करते हैं। यह एक प्रबंधक में प्रशासकीय साधन है। यह एक प्रबंधक है, एक प्रबंधक एक प्रशासकीय साधन है। आईपी पूरे वर्ष का शैक्षिक उद्देश्य एवं लक्ष्य। आईपी क्या है, जो पूरे वर्ष है उसका शैक्षिक उद्देश्य एवं लक्ष्य है। आईपी पूरे वर्ष का शैक्षिक उद्देश्य एवं लक्ष्य है, ठीक है। आईपी बनाने में सूचनाओं के आकलन का आधार। आईपी बनाने में क्या होता है, सूचनाओं के आकलन का आधार होता है। आईपी आकलन के आधार पर ही तैयार की जाती है। जो आईपी है वो बच्चे के आकलन के आधार पर ही तैयार की जाती है कि बच्चे को कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें बच्चा कर लेता है, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ बच्चा नहीं कर पाता है, वो आकलन के आधार पर तैयारी कर सकते हैं। आकलन के द्वारा शिक्षक और अभिभावक के मध्य संप्रेषण में सुधार होता है। आकलन के द्वारा शिक्षक और अभिभावक के मध्य क्या होता है, संप्रेषण में सुधार होता है। क्योंकि शिक्षक और अभिभावक के मध्य संप्रेषण में सुधार इसलिए होता है क्योंकि शिक्षक और अभिभावक से बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त करता है कुछ चीज़ें कि क्योंकि बच्चे के बारे में सबसे सही जानकारी उसके अभिभावक या माता पिता ही बता सकते हैं। अब आईपी योजना का आधार क्या है। इसमें शिक्षक माता पिता एवं अधिकारियों के साथ मिलकर निर्णय लेना चाहिए। शिक्षक को माता पिता एवं अधिकारियों के साथ क्या मिलकर निर्णय लेना चाहिए। शिक्षक को आईपी के द्वारा एक निर्देश प्राप्त होता है। शिक्षक को क्या होता है, आईपी के द्वारा क्या होता है, निर्देश प्राप्त होता है। अब आईपी की रूपरेखा तैयार करने से पूर्व कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों के बारे में जान लेते हैं। पहली शर्त है उद्देश्य स्पष्ट होनी चाहिए। उद्देश्य स्पष्ट व सही होने चाहिए। उद्देश्य ऐसे होनी चाहिए जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख व माप सके। मतलब उद्देश्य ऐसे होने चाहिए जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सके व नाप सके, ठीक है। और दूसरा है लक्ष्य उद्देश्य। पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाए। कार्य विश्लेषण के द्वारा निर्देशों का क्रम निर्धारित किया जाए। पाठ्यक्रम जो पाठ्यक्रम है, बच्चों के लिए जो पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं उनको क्या छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना चाहिए। छोटे छोटे भागों में डिवाइड करने से ये होता है कि बच्चे उन चीज़ों को जल्दी जल्दी सीख पाएंगे। छोटे छोटे
पाठ्यक्रम को अगर आप विभाजित करोगे भागों में तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। और कार्य विश्लेषण के दौरान जो कार्य है उसका विश्लेषण करना चाहिए, उसके द्वारा जो निर्देशों का क्रम है निर्धारित करना चाहिए। क्रमबद्ध लिखाओ इसके प्रभावशाली निर्देश के लिए आवश्यक है। क्या होना चाहिए? क्रमबद्ध लिखा होना चाहिए और प्रभावशाली निर्देश के लिए आवश्यक है। अब अगर आईपी में बच्चों के वर्तमान स्तर का आईपी में बच्चों के वर्तमान कार्य का स्तर स्थापित है। आकलन की जानकारी आकलन संबंधी संपूर्ण ज्ञान शिक्षक को हो। आकलन की जानकारी हो और आकलन संबंधी संपूर्ण ज्ञान है वह शिक्षक को होना चाहिए। अगर आकलन के बारे में कि आकलन क्या होता है, आकलन कैसे करते हैं, किस प्रकार से आकलन करते हैं, पूरी अगर डिटेल शिक्षक को नहीं होगी तो शिक्षक ढंग से आईपी नहीं कर पाएगा। ठीक है। व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम के निर्माण की प्रक्रिया, इसको 2 भागों में व्यक्त किया गया है, भाग ए और भाग ब। कितने भागों में व्यक्त किया गया है? 2 भागों में, भाग ए और भाग ब। भाग ए में क्या करते हैं हम? बच्चे के संबंध में संपूर्ण पृष्ठभूमि की जानकारी लेते हैं। भाग ए में क्या करते हैं? बच्चे के संबंध में संपूर्ण पृष्ठभूमि की क्या लेते हैं हम? जानकारी लेते हैं। अब इसमें जो निम्न बिंदुओं की जानकारी ली जाती है, भाग ए में निम्न बिंदुओं की जानकारी ली जाती है। इसमें नाम, ठीक है, बच्चे का नाम, बच्चे की जन्मतिथि, लिंग, पता, मातृभाषा, पंजीकरण, आईपी लिखने की तारीख। क्या क्या जानकारी ली जाती है इसमें? नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता, मातृभाषा, पंजीकरण, आईपी लिखने की तारीख इसके अंतर्गत लिखी जाती है। आईपी की संख्या, ठीक है, आईपी की संख्या कितनी आईपी इस बच्चे पे की जा चुकी है, इनकी संख्या होनी चाहिए। बच्चे के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी, बच्चे के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है, बच्चे के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। देखो इसमें क्या क्या बिंदु पर, इसमें बच्चे का नाम भी, ठीक है, जन्मतिथि, उसके लिंग, उसका पता, मातृभाषा, पंजीकरण कब हुआ, आईपी लिखने की तारीख, ठीक है, और कितनी आईपी बच्चे पर हो चुकी है, आईपी की संख्या, बच्चे के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। देखो विकलांगता का स्तर, बच्चे का विकलांगता का स्तर क्या है, विकलांगता संबंधी जानकारी, बच्चे की इच्छाएं व कमजोरियाँ, बच्चे के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या आएगा? विकलांगता का स्तर कैसा है उसका, उसके विकलांगता संबंधी जानकारी, कोई और विकलांगता थोड़ी साथ में उसके विकलांगता के साथ, बच्चे की इच्छाएं व कमजोरियाँ, ठीक है। ये तो हो गया भाग। अगला और है कि यदि बालक किसी प्रकार की दवा का सेवन कर रहा है, बच्चे कोई बीमारी है, उसको विकलांगता के अलावा कोई और बीमारी है, उसकी दवा बच्चा लेता है, उसका सेवन करता है, और 10वां क्या है? लक्ष्य। 10वां क्या है? लक्ष्य। तो ये भाग ए में आते हैं। अब भाग ब में भाग ए में क्या होता है? बच्चे के किसी व्यवहार एवं कौशल के कार्यक्रम का संपूर्ण विवरण दिया जाता है। बच्चे के किसी व्यवहार व कौशल के कार्यक्रम का संपूर्ण विवरण दिया जाता है। इसके निम्न बिंदु के अनुसार है। कौशल व्यवहार, आधार रेखाएं, विशेष उद्देश्य, मूल्यांकन। बच्चे का कोई व्यवहार है और कोई कौशल है, उसके कार्यक्रम का संपूर्ण विवरण दिया जाता है कि बच्चे कौन सा कौशल व्यवहार कर लेता है, करता है, नहीं करता, उसकी आधार रेखा क्या है, उसके विशिष्ट उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन वगैरह, ये सारी चीज़ें किस में आती है? भाग ब में आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आईपी के बारे में, आज मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट, आपके लिए बहुत आईपी बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा आपके लिए। जो आईपी का टॉपिक है कि बच्चे तक आईपी किस प्रकार से करते हैं, आईपी में क्या क्या होता है, कौन कौन से डिटेल्स आती हैं, किस प्रकार से आईपी की जाती है और क्या होता है आईपी, इसके बारे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्पेशल एजुकेशन से संबंधित सभी जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारा टेलीग्राम चैनल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए।